हेलो दोस्तों, अगर आपका भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 7 से 28 अगस्त के बीच होने वाला है तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के वो सारे प्रश्न लाया हूँ जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, नैनार संत किसके उपासक थे। दोस्तों, जो नैनार संत थे वो भगवान शिव के उपासक थे, अर्थात नैनार जो थे वो भगवान शिव के भक्त थे। जबकि अलवार पूछेगा तो अलवार भगवान विष्णु के भक्त को कहते हैं। अलवार किसको कहते हैं? भगवान विष्णु के भक्त को कहते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। दोस्तों, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है। हम लोग जानते हैं कि सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? काठमांडू है। काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? खुखड़ी। और सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और सार्क में टोटल पूछेगा कितना देश है, तो टोटल 7 देश शामिल है। कितना देश शामिल है? 7 देश शामिल है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, स्पिन बम, SPINBAMB। स्पिन बम। S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से क्या हो जाएगा? नेपाल, B से बांग्लादेश, A से अफगानिस्तान, B से भूटान। इस प्रकार टोटल 7 देश जो है सार्क में शामिल है। अब भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। कोलंबो किसकी राजधानी थी? ये पहले श्रीलंका की राजधानी थी। अब श्रीलंका की राजधानी क्या हो गया है? श्रीवर्धनेपुरे कोट्टे। और काठमांडू पता ही है नेपाल की राजधानी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। शिवाजी महाराज का जो पुत्र थे, जो इनका उत्तराधिकारी हुए, वो थे संभाजी महाराज। कौन थे? संभाजी महाराज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में किस नगर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज रखा गया है, तो आपको बताना है औरंगाबाद। क्या बताना है? औरंगाबाद। दोस्तों, औरंगाबाद का नाम बदल करके अब छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर किया गया है। छत्रपति संभाजी महाराज किसके पुत्र थे? वो शिवाजी महाराज के पुत्र थे। और औरंगाबाद जो था पहले किसके नाम पर था? तो औरंगजेब के नाम पे था। किसके नाम पे था? औरंगजेब के नाम था। औरंगजेब ने अपना पिता शाहजहां का कॉपी करते हुए क्या बनाया था? बीबी का मकबरा। क्या बनाया था? बीबी का मकबरा। पूछेगा बीबी का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। कहाँ है? औरंगाबाद में है। और बीबी का मकबरा को हम लोग कहते हैं दुनिया का दूसरा ताजमहल, और ताजमहल का गंदा नकल। तो इन सारे नाम से हम लोग, या दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष किया था। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का जो अंत किया था 1829 ईस्वी में किया था। किसकी सहायता से किया था? तब आपको बताना है राजा राम मोहन राय। क्या बताना है? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय का जन्म पूछेगा तो आपको बताना है 1773 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में हुआ था। और इसकी मृत्यु पूछेगा तो 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ। इस प्रकार विदेश में मरने वाला पहला नेता था ये, आप ये बात याद रख सकते हैं। और इसका जो रोग हुआ था मेनिनजाइटिस रोग के कारण हुआ था। इसका मृत्यु कैसे हुआ था? मेनिनजाइटिस रोग के कारण हुआ था। इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। रोलेट एक्ट को हम लोग कहते हैं काला कानून। क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। और रोलेट एक्ट को हम लोग बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहते हैं। और रोलेट एक्ट जो पास हुआ था वो कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को पूरा भारत में रोलेट एक्ट लग गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। हम लोग जानते हैं लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बकलोल लोधी। बकलोल से याद रख लीजिएगा बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक पूछेगा कौन था, तो इब्राहिम लोधी सबसे अंतिम शासक था। और सबसे शक्तिशाली शासक भी कौन था? इब्राहिम लोधी था। और सिकंदर लोधी से क्या याद रख लीजिएगा, इन्होंने आगरा शहर को बसाया था। कौन सा शहर को बसाया था? तो आगरा शहर को बसाने वाला कौन था? तो सिकंदर लोधी था। और इब्राहिम लोधी के समय में ही बाबर भारत आया था। कौन भारत आया था? बाबर भारत आया था। पूछेगा मुगल किसके काल में भारत आया था, तो इब्राहिम लोधी के काल में आया था। अब पूछेगा उस समय कौन सा वंश चल रहा था, तो लोधी वंश चल रहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पिन का पूर्ण रूप क्या है। पिन का जो फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? सुमात्रा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और इंडोनेशिया जो है नारियल का उत्पादन में सर्वाधिक आगे है। और नारियल को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ग का पेड़। क्या कहते हैं? स्वर्ग का पेड़। थाईलैंड को दोस्तों हम लोग कहते हैं सफ़ेद हाथियों का देश। क्या कहते हैं? सफ़ेद हाथियों का देश। मलेशिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो बैडमिंटन है। क्या है? बैडमिंटन है। इसका राजधानी पूछेगा तो कुआलालंपुर। और श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो था, लेकिन अब चेंज होकर के श्रीवर्धनेपुरे कोट्टे हो गया है। इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू किया गया था? हम सबको पता है कि 1991 में जो हमारी सरकार उसमें प्रधानमंत्री थे वो था, कौन था? प्रधानमंत्री जो था डॉक्टर मनमोहन सिंह था। कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह था। इन्होंने देश का विकास करने के लिए एलपीजी लाया। क्या लाया? एलपीजी। एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन्हीं को हम लोग कहते हैं एलपीजी, जिनको औद्योगिक नीति कहते हैं। ये कब आया था? 1991 में आया था। पूछेगा उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? दोस्तों सूर्य का रोशनी जो है पृथ्वी तक पहुंचने में जो लगता है 500 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है? 500 सेकेंड लगता है। क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, जिसको भागा दे दीजिए 6 6 48 दूर, यानी कि 8.3 मिनट। मिनट में पूछेगा तो आपको क्या बताना है? 8.3 मिनट लगता है। अगर वही सेकेंड पूछेगा टोटल तो 500 सेकेंड में पहुंच जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अच्छा एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया था। सूर्य का जो सतह का जो तापमान होता है, पूछे कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हाइडेस्पीच का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच में लड़ा गया था? दोस्तों हाइडेस्पीच का युद्ध जो है सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में कहा जाता है कि सिकंदर का जीत हुआ और पोरस की हार हुई। जब पोरस की हार हुई तो सिकंदर ने पोरस से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो पोरस ने कहा, हमारे साथ वही व्यवहार किया जाए एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, अर्थात मैं युद्ध में हार चुका हूँ, तुम मुझे मार दो। जिसके बाद सिकंदर ने खुश होकर पोरस को उसकी राज वापस लौटा दिया गया था। अच्छा, हाइडेस्पीच का युद्ध को हम लोग कहते हैं झेलम का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? झेलम का युद्ध कहते हैं। क्योंकि ऋग्वेद में झेलम को दोस्तों हम लोग कहते हैं वितस्ता। क्या कहते हैं? वितस्ता। इसलिए इस युद्ध को अगला नाम देते हैं वितस्ता का युद्ध। यानी हाइडेस्पीच का युद्ध पूछे या झेलम का युद्ध पूछे या वितस्ता का युद्ध पूछे, तीनों एक ही है। जो किसके बीच लड़ा गया था? सिकंदर और राजा पोरस के बीच में लड़ा गया था। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था उसमें पूछेगा कि भारत में किसका शासन था? तो नंद वंश के शासक धनानंद का था। अब इतना बात याद रख लीजिएगा। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। नंद वंश का स्थापना इसके पिता महापद्म नंद ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में 305 ईस्वी में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ था कि सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। तब इन्होंने अपनी बेटी हेलेना चेलना कर्नोलिया, कोई भी नाम रख सकता है किताब में, तो क्या किया था? इनको अपनी बेटी के साथ विवाह करा दिया था और बदले में एक दार्शनिक भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्वेश्चन पूछा जाएगा मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या थी? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध पूछा है कि वो किस समय हुआ था। हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ है 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। अगर पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में टोटल कितना देश भाग लिया था, तो मैं आपको बताता हूँ। 4 में आप 1 को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 3। 8 में 1 घटा दीजिए 7, यानी कि टोटल 37 देश ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। तो आप देखिए 9 में से 3 गया 6, 4 में से 5 गया 1, यानी पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था? तो 61 देश भाग लिया था। अब इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? काबुई जनजाति का संबंध मणिपुर राज्य से है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 22 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। इस आंदोलन में टोटल कितना व्यक्ति भाग लिया था? 78 व्यक्ति गांधी जी के साथ भाग लिया था। गांधी जी ने क्या किया था? समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन किया था। इस आंदोलन के 24वें दिन
23वें या 24वें दिन गांधी जी को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तब पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे कौन चलाया था, आगे कौन बढ़ाया था, तो आपको बताना है अब्बास तैयब जी। क्या बताना है, अब्बास तैयब जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष रखी थी। तो मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग रखा था 1940 में रखा था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में हुआ था। पूछेगा कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। और ढाका इसकी राजधानी है। बांग्लादेश का मुद्रा पूछेगा क्या है, तो आपको बताया टाका है। क्या है, टाका है। इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। तो वो आर्टिकल 331 के तहत दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। इसका आर्टिकल 331 इसका राइट हो जाएगा। टोटल आर्टिकल पूछेगा भारतीय संविधान में कितना है, तो 395 है। कितना है, 395 है। भाग पूछेगा कितना है, तो भाग जो है टोटल 22 है। कितना है, भाग 22 है। इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से ही शुरू हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोगों ने स्पोर्ट में आपने देखा होगा, क्रिकेट विकेट के खेल में क्या होता है कि खिलाड़ियों को जूस दिया जाता है पीने के लिए, पानी दिया जाता है पीने के लिए। और वो पानी जो होता है नॉर्मल पानी नहीं होता, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। उसको पीने के बाद में तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो उस पानी में पूछेगा कि या उस जूस में पूछेगा उस एनर्जी ड्रिंक में क्या मिला रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट मिला रहता है। पूछेगा कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिला रहता है, तो मोनोसेकेराइड। क्या बताना है, मोनोसेकेराइड मिला रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। दोस्तों कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाबलेश्वर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कृष्णा नदी पर पूछेगा कौन सा बांध है, तो याद रख लीजिएगा कृष्ण का दोस्त था अर्जुन, तो याद रख लीजिएगा अर्जुन सागर बांध। अर्जुन सागर बांध पूछेगा किस नदी पर बना हुआ है, तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और कृष्ण भगवान ने खाया था मट्टी, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पर एक और बांध है अलमट्टी। क्या याद रख लीजिएगा, अलमट्टी। तो अलमट्टी बांध पूछेगा कहाँ पर है, तो अलमट्टी बांध जो है कर्नाटक में है। और पूछेगा किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पर है। इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। क्या है, अप्सरा है। अप्सरा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, उर्वशी नामक जो पत्रिका है ये पूछे किसका है, तो आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए। तो इस राष्ट्रकवि दिनकर जी का है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है। तो गटर के संत के नाम से किसको जाना जाता है, ऑप्शन ए बाबा आमटे, बाबा रामदेव, आसाराम, चेतन प्रभु। तो गटर के संत के नाम से हम लोग जानते हैं बाबा आमटे को जानते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था। हम लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था किस आधार पर किया गया था। आधार पूछे तो धर्म के आधार पर किया गया था। और किस योजना के तहत किया गया था, तब आपको बताना है माउंटबेटन प्लान के तहत किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि माउंटबेटन प्लान कब भारत आया था, तो 3 जून 1947 को, 3 जून 1947, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन कर रहा था। इन्हीं के नेतृत्व में कहा गया था कि 15 अगस्त तक हम देश को आज़ाद करके भारत को 2 हिस्सा में हम बांट देंगे, एक हिस्सा हिंदुस्तान तो दूसरा हिस्सा पाकिस्तान कहलाएगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली। किसने दिया है, चौधरी रहमत अली ने दिया है। और ए ट्रेन टू पाकिस्तान पूछेगा इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है खुशवंत सिंह। कौन है, खुशवंत सिंह। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बताते रहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, इसका राइट आंसर क्या होता, माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई किया था आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का पूछेगा कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो से पूछेगा क्या सब मिला था, तो मोहनजोदड़ो से मिला था सूती वस्त्र मिला था, और पुजारी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, बृहत बड़ा स्नानागार और अन्नानागार, ये सब कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से मिला था। इतना बात आप याद रख लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 3 दूना 6। आप याद रख लीजिएगा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 3 दूना 6 यानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत में पूछेगा कौन सा वंश चल रहा था, तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद गद्दी पर था।
और धनानंद की हत्या किसने किया था? तो CM चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम पूछेगा, क्या नाम था? तो चाणक्य था। चाणक्य का बुक का नाम पूछेगा, क्या था? तो अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र पूछेगा हमको किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और मौर्य वंश की जानकारी हमको इंडिका नामक पुस्तक से मिलती है। पूछेगा इंडिका किसका है? तो मेगास्थनीज का है। और मौर्य वंश की जानकारी कौन पुस्तक देती है? तो आपको याद रखना है विशाख दत्त का मुद्दा राक्षस से भी हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। जबकि सलीम का मकबरा पूछेगा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा पूछेगा कहाँ है? तो अजमेर में है। अजमेर में। और क्या है? 2.5 दिनों का झोपड़ा पूछेगा, इसको किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और जब पूछेगा कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में। कहाँ है? लाहौर में। इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लाहौर में किसका था? जहांगीर का था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, AIR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो AIR का पूर्ण रूप होता है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ऑल इंडिया, A से ऑल, I से इंडिया, R से रेडियो, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है? समुद्र में उच्च ज्वार, अच्छा एक शब्द होता है ज्वार और एक शब्द होता है भाटा। क्या होता है? भाटा होता है। तो समुद्र में उठने वाले लहर को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और गिरने वाले लहर को हम लोग क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, समुद्र में ज्वार कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही और होते हैं, तब समुद्र में ज्वार उत्पन्न होता है। इतना बात याद रख लीजिएगा। और इसका ऑप्शन नंबर 1 इस हिसाब से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है कि MNP का पूर्ण रूप क्या होता है? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पूछेगा कि टेलीफोन का खोज किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तपेदिक शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों तपेदिक जो रोग है इसको हम लोग टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। अच्छा टीबी में पूछेगा कि टीबी, हाँ टीबी, इसी को हम लोग अगला नाम देते हैं यक्षमा। क्या नाम देते हैं? यक्षमा, या इसी को हम लोग तपेदिक कहते हैं। ये प्रभावित किसको करता है? तो फेफड़ा को करता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। अमाशय क्या है? तो बताना है कि यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अमाशय से पूछेगा कि कौन सा हार्मोन निकलता है? तो अमाशय से जो हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो डायबिटीज, जिसको हम लोग धीमी मौत कहते हैं। तो या मधुमेह के नाम से जानते हैं। डायबिटीज एक अनुवांशिक रोग है। इतना बात याद रख लीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के का जो सूत्र होता है ये होता है, अच्छा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? जब हाथ पैर जब टूट जाता है तो हड्डियों को जोड़ने में इसका किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 0.1, अच्छा हड्डी टूट गया तो टूट के हाफ हो गया 1/2H2O। ऐसे याद रख लीजिएगा क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है? हड्डियों को टूटने पर उसकी मरम्मत में होता है। तो पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये किसका यौगिक है? तो आप यहाँ देखिए Ca लगा हुआ है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम का यौगिक है। इतना बात याद रख लीजिएगा। सिर्फ फार्मूला रटना दोस्तों अलग बात है, लेकिन फार्मूले से भी क्वेश्चन निकाल देना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप बढ़िया से क्वेश्चन को समझिए और एग्जाम में जा करके एकदम बढ़िया से लिख करके आइए, हिला करके रख दीजिए। इस बार वर्दी आपका होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? तो इंटरनल इंडिया के लेखक जो थी कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को दोस्तों हम लोग प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी ने क्या किया था? 1975 में आपातकाल लगाया था। क्या लगाया था? 1975 में आपातकाल लगाया था। और इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मसाई गुफा कहाँ स्थित है? जो मसाई गुफा है वो है मेघालय में। मेघालय को हम लोग कहते हैं मेघ का घर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है? अब शरीर का जो ताप है इसको हम 3 तरीके से माप सकते हैं। एक फ़ारेनहाइट में, दूसरा सेल्सियस में। सेल्सियस में जो होगा वो 310 डिग्री सेल्सियस है। पूछेगा मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है? तो 310 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट में पूछेगा कितना होता है? तो 98.6 होता है। तो सेल्सियस हो गया और फ़ारेनहाइट हो गया। और किस में होता है? ताप 37.5 डिग्री।
37.5 डिग्री इसका ताप भी होता है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? हम लोग जानते हैं कि मूत्र का रंग जो पीला होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। निकोटीन किसमें होता है? तंबाकू में होता है। किसमें होता है? तंबाकू में होता है। तंबाकू खाने से क्या होता है? कैंसर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत में किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत में राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। इसको हम लोग कहते हैं राजस्थान की लाइफ लाइन, राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा पूछेगा किस नहर को कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। इसका शुरुआत जो पूछेगा, इसका उद्घाटन पूछेगा किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जो किया था वो किया था उसका उद्घाटन किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। इसके जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, इतना बात याद रख लीजिएगा। और ये जो थे दर्शन शास्त्र के महान शिक्षक थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राणा संगा कहाँ का शासक था? दोस्तों राणा संगा जो मेवाड़ का शासक था, इनकी मृत्यु पूछेगा कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में हुआ था। इनके साथी ही ने इनको जहर दे दिया था, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और राणा संगा ने क्या किया था? 1526 ईस्वी में बाबर से जब युद्ध हो रहा था, इन्होंने अपना सेना को वापस ले लिया था। खतौली का युद्ध पूछेगा किसने लड़ा था? तो राणा सांगा और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारत में राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो वो पुणे में है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। ये पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। वही पूछेगा संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार पूछे, अच्छा नीति निर्देशक तत्व पूछेगा कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? हम लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, लगभग 40% क्षेत्र में है। जलोढ़ मिट्टी जल के वर्षा के जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विकास है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है दोस्तों, ये रहा आज का प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए ITIHAS इतिहास के IDUNIYA इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप वीडियो का पीडीएफ क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हर एक छोटा चैनल आप लोग का सहयोग से ही बड़ा बनता है, इसलिए आप लोग अपने भाई को सपोर्ट कीजिए जितना हो सकेगा हमसे। मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल पढ़ाते रहूँगा। ऐसे ही मैं रोज़ वीडियो लाते रहता हूँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।